महिलाओं के लिए सेशन नहीं है। पूरी विधानसभा की कार्रवाई एजेंडे के अनुसार चलेगी और आज एजेंडे के ऊपर बोलने का अवसर इस सदन की महिला सदस्यों को दिया जाएगा। एजेंडा जिस समय हमारा पूरा हो जाएगा तो उस समय वो विशेष सेशन चलेगा जिस समय महिला सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दूंगा। प्राय समाज में जिस समय हम लोग चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ सक्सेसफुल वुमेन। ये नहीं कहा जाता कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन, देयर इज अ सक्सेसफुल वुमेन। तो जो सक्सेसफुल मैन के पीछे सक्सेसफुल वुमेन होती है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत दूर नजर आती है। सक्सेसफुल वुमेन तब होगी जब आपके साथ खड़ी नजर आएगी और आपके आगे चलती हुई नजर आएगी, वो सक्सेसफुल वुमेन। तो उस वुमेन सशक्तिकरण के लिए यह हाउस आज उनके लिए समर्पित है। मैं फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर विभिन्न समयों के ऊपर, जब से मैंने ये तय किया, बहुत गंभीर कंसर्न के साथ उन्होंने सरकार की योजनाएं भी बताई। मैंने नेता प्रतिपक्ष से भी इसके बारे में चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष ने भी बोला कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं। मैंने कहा सदन चर्चा करने के लिए है, समस्याओं के ऊपर भी चर्चा करेगा तभी उसमें से समाधान निकलेगा। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण सेशन, क्योंकि इस सेशन के ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं, मैं जरूर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा अपने सारे सम्मानित सदस्यों से। ये जो सेशन है आज का, ये हम इस बात को बता सके कि उत्तर प्रदेश ने विगत कुछ वर्षों में, 5.5 वर्षों में नए नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़े। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन। मैं यहां पर खड़ा होकर जिस समय मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सदस्य आज यहां पर उपस्थित नहीं हैं, मैं चाहूंगा सभी विधानमंडलों के मुख्य सचेतक और सचेतक, जो सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं है, उनसे कहें यदि वो लखनऊ में हैं तो उनकी उपस्थिति जरूर आज इस विधानसभा में हो। ये मेरे मन की बात है, मैं क्षमा से कहना चाहता हूं कि मैं देखो, जो जिम्मेवारी सब लोगों ने दी है, उस जिम्मेवारी के नाते से मैं ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये आज सिर्फ एक दिन हमारी महिला सदस्यों के लिए समर्पित नहीं है, ये एक शुरुआत है। आगे भी आने वाले समयों में अपनी योग्यता के हिसाब से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी कैसे बात कह सकते हैं, ये एक अवसर है, एक शुरुआत है। यूपी विधानसभा ने देश में इसके लिए लीड ली है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि कहीं भी हम यहां से जाते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित, जब हम उत्तर प्रदेश के बाहर खड़े होते हैं तो हमारे को गर्व होता है कि हम उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं जिसने रोज नई नई बातें शुरू करी। मैं ये कॉफी मशीन लगाना या हाँ और ना लॉबी को ठीक करना बहुत ज्यादा महत्व नहीं मानता हूं। हमारे नए नए प्रकार की चीजें जो यहां पर इंट्रोड्यूस किए, ये पार्ट होना ही चाहिए था। लेकिन विधानसभा की जो कार्रवाई है, जो विधानसभा से हम संदेश देना चाहते हैं पूरे देश और दुनिया में, वो संदेश यहां पर आज पूरी दुनिया को सुनाई पड़े, ये मैं इस निवेदन के साथ, मैं 2 सेशंस में इसको चलाऊंगा। पहले सेशन में हम पूरी कार्रवाई लेंगे, सेकंड सेशन में मैं कुछ टॉपिक दूंगा, उनके आधार के ऊपर मैं महिला सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें। मैं आज इसके लिए सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सब लोगों ने साथ दिया। कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को बहुत लगा कि यह बहुत गलत काम कर रहे हो आप, लेकिन कभी कभी गलत काम भी करना है। बहुत, मैं नाम नहीं दूंगा किसी का, क्योंकि मेरे लिए सारे सदस्य सम्मानित हैं, मैं उनकी तरफ इस समय देखूंगा भी नहीं आपको। तो मैं सबसे पहले, जिस समय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, जिनकी नीतियों के हिसाब से हम सब काम करते हैं, वहाँ पर जाना था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा कि मैं नहीं वहाँ पर अपनी बात कहकर जाऊँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, फिर माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूँगा, उसके बाद हम विधानसभा की कार्रवाई लेंगे, उसके बाद हम उनको
मैं लूँगा 311 उसके बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं एक और यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि आज सभी सदस्यों का लंच, मैंने तो महिला सदस्यों के लिए लंच के लिए कहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सहनशीलता है कि उन्होंने कहा कि आज सभी सदस्यों के लिए लंच विधानसभा के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, थोड़ा धीरे, पुरुष कंठ थोड़ा धीरज धरे आज। हम सब आभारी हैं आपके कि आज देश का ये सबसे बड़ा विधानमंडल एक नए इतिहास को बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष के बाद आधी आबादी अपनी आवाज को इस सदन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक तो पहुंचेगी ही, साथ ही साथ प्रदेश की समस्याओं को लेकर के, उपलब्धियों को लेकर के और अन्य समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों को इस सदन में उन्हें रखने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इसके लिए सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह कार्य बहुत पहले होना चाहिए था और इसलिए होना चाहिए था, आज का पूरा दिन आपने माननीय महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया है। ये सभी अपनी बात को यहां पे रखेंगे भी, लेकिन शुरुआत में केवल एक प्रारंभिक व्यवस्था की दृष्टि से प्रस्तावना रखने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मुझे महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने नारी शक्ति के बारे में कहा है, खासतौर पर मातृशक्ति के बारे में, कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा भी नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो। आजादी के बाद इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए, काफी प्रगति भी हुई। उन मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा भी होगी। लेकिन भारत जैसे देश में, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर
पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया। यही नहीं, इंग्लैंड में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को अधिकार बाद में मिला, भारत से बाद में मिला है। भले वहां लोकतंत्र पहले रहा हो, ये भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है, जिसमें हमेशा से, आज से नहीं, वैदिक काल में आप देखें, वैदिक ऋषियों के साथ साथ वैदिक ऋचाओं को रचने वाली उन ब्रह्मवादिनी ऋषि पुत्री या ऋषि पत्नियों के बारे में हम सब अक्सर चर्चा सुनते हैं, जिन्होंने वेदों के अनेक ऋचाएं रची, अनेक सूक्तों की रचना की। भारत आज जिस वैवाहिक परंपरा को अपनाता है, उसका जो विवाह सूक्त है, वह सूर्या सावित्री नाम की एक विदुषी महिला के द्वारा रची गई है। आप याद करिए, उसके बगैर भारत की वैवाहिक परंपरा बिना उन सूक्तों के गायन से आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम देखते हैं, चाहे वह ब्रह्मवादिनी घोषा हो, लोपामुद्रा हो, विश्ववारा हो, अपाला हो, या फिर अनेक उन ब्रह्मवादिनी और वेदों की अनेक रचनाओं को रचने वाली वे सभी महिलाएं, जिन्होंने इस देश को एक दिशा दी, एक नया संस्कार दिया, एक नई गति दी। यही नहीं, शकुंतला के बारे में, अनुसुईया के बारे में, माता अनुसुईया के बारे में, दमयंती के बारे में, सती सावित्री के बारे में, गार्गी, मैत्री, अनुसुईया, अहिल्या, सीता, द्रौपदी, रुक्मणी, यानी अनेक ऐसी परंपराएं हमें वैदिक रामायण और उसके उपरांत के कालखंड में भी देखने सुनने को मिलती हैं, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से समाज को एक नई दिशा दी थी। और आजादी की लड़ाई में भी हम बहुत पीछे न भी जाएं, अगर हम केवल 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का हर वासी इस बात पर गौरव की अनुभूति करता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने उस कालखंड में उद्घोष किया था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, और उसके लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, ब्रिटिश हुकूमत को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। उनके साथ जो अन्य अनेक वीरांगनाएं इस युद्ध में लड़ी थी, प्रथम स्वातंत्र समर का नेतृत्व की थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज जब हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर, इस सदन में चर्चा होगी और सभी बहनें अपनी अपनी बातों को यहां पर रखेंगी, इस संबंध में कुछ चीजें हैं जो सरकार ने अपने स्तर पर कदम बढ़ाए हैं। मैंने एक पत्रक भी दोनों माननीय सदन के सभी माननीय महिला सदस्यों को पास भेजा है, मिशन शक्ति के रूप में एक जो नया कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग संचालित कर रहे हैं, और इस कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, चाहे वह बेटी के जन्म लेने से लेकर के और
बेटी के विवाह होने तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना में वृद्धि करते हुए उसके दायरे को बढ़ाने का काम। अगर गांव में कोटे का विवाद होता है तो अनावश्यक इस मामले को आगे बढ़ाने की बजाय गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को ही वहां का राशन कोटा का संचालन करने का अधिकार दे देना। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी में मैं प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एक महिला गांव के बैंक के लेन देन के पूरे कार्य को संचालित करेगी और 33,000 से अधिक बहनें इस कार्य के साथ जुटी हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सुल्तानपुर की तो एक बहन ऐसी है जो इसमें 3 लाख रुपए सालाना कमा भी रही है, स्वयं का इनकम कर रही है। 3 लाख रुपए सालाना। महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे सामने। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, मैं बताना चाहता हूं, वह है प्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर का, झांसी के अंदर बुंदेलखंड में। ये मिल्क प्रोड्यूसर, इसमें 2019 में हमने इसे प्रारंभ किया था बुंदेलखंड में। मैं झांसी में मुझे स्वयं जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और गांव की सामान्य महिलाएं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आया हो, लेकिन गांव की सामान्य महिलाओं ने जब अपनी क्षमता का परिचय दिया, आज इनकी संख्या है 41,000। इन्होंने गांव जोड़े हैं 795 जो दुग्ध उपार्जन करते हैं। दुग्ध समितियां गांव-गांव में गाय या भैंस का दूध कलेक्ट करते हैं। प्रतिदिन कलेक्ट करते हैं 1,35,000 लीटर दूध और इनका जो वार्षिक टर्नओवर है वह है लगभग 149 करोड़ और इनका जो नेट प्रॉफिट होता है वह है 13.5 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट भी होता है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाए गए कदम का एक उदाहरण है। ऐसे ही राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, प्रदेश के अंदर जो भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति के अंतर्गत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, हर ग्राम पंचायत के लिए महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती। 2017 के बाद जब नई सरकार बनी थी, 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, जो देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, इस पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, अधिकारी और महिला कांस्टेबल सबको लेकर के। आज इनकी संख्या 35,000 से अधिक है। अतिरिक्त महिला पुलिस कार्मिकों की भर्ती की कार्रवाई को इस दौरान राज्य सरकार ने एक अभियान चला करके उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम किया और उन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में हर ग्राम पंचायत के लिए भी तैनात किया, जहां पर यह कार्य कुछ जगह प्रारंभ हो चुका है, कुछ जगह हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र, हर एक जनपद में अलग से व्यवस्था बनाई गई है। कहीं पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना जो स्पेशली केवल महिला संबंधी अभियान और उन्हें परामर्श देने के लिए गठित किया गया है, और कुछ जगह पुलिस चौकियों को अतिरिक्त व्यवस्था भी इसके साथ दिया गया है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं, परिणाम है इसका, और ये चीजें हमें दिखाती है कि इसके परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर अभी जो हर थाने में प्रदेश के अंदर 1537 पुलिस सिविल पुलिस के थाने हैं, शेष अन्य में ला करके कुल
1584 थाने हैं जिसमें जीआरपी के भी थाने आते हैं। इन सभी में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। प्रदेश के अंदर सरकार ने आने के तत्काल बाद 3195 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड जिसके द्वारा 6,75,143 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 28,33,893 ऐसे लोगों को उनकी चेकिंग की गई जिन पर किसी प्रकार का कोई संदेह था और उसमें आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 10,417 महिला बीट अधिकारियों के लिए ऐसे बीट बनाए गए जहां पर केवल महिला कार्मिक ही इन सबको संचालित करती है। और प्रदेश के अंदर परिणाम साफ है कि महिला और बाल अपराधों में प्रभावी अभियोजन के फलस्वरूप 32 मामलों में जो महिला संबंधी अपराध या पास्को से संबंधित अपराध थे, इन सब में 32 अपराधियों को मौत की सजा दिलाई गई। 10 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले 1,191 हैं। अर्थदंड पाने वाले 1,431 हैं। आजीवन कारावास की सजा इस दौरान बेहतर प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जिन्हें दिलाया गया 1,323 है। और 10 वर्ष से कम सजा पाने वाले 3,420 ये भी इसमें किया गया। महिला अपराध में 4,751 अपराधियों को जिला बदर और ये सभी कार्रवाई इसमें की गई। और एनसीआरबी के जो डाटा है उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर महिला संबंधी अपराधों में व्यापक कमी देखने को मिली। खासतौर पर बलात्कार में 33%, अपहरण में 29%, सीलभंग में 25%, दहेज मृत्यु में 12% की कमी भी इस दौरान देखने को मिली है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम सब मिलकर के इस दिशा में ठोस प्रयास प्रारंभ कर देंगे और जो महिला संबंधी या बेटियों से संबंधित जो शासन की योजनाएं हैं, इन योजनाओं का उचित प्रसार हो जाए तो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर प्रयास हो सकते हैं। इस दिशा में हम सब जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के इस दिशा में बेहतर प्रयास की है, जिसमें बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। चाहे वह कन्या सुमंगला योजना में मैं बोल रहा था, जो अक्सर एक चर्चा आती थी कि भ्रूण हत्या होती है। हमने मुखबिर योजना के माध्यम से उसको नियंत्रित करने के साथ ही कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। आज उसका परिणाम है कि लगभग 13,67,000 बेटियों को इस योजना का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है, जिसको अलग अलग चरणों में उपलब्ध कराया जाता है। निराश्रित महिला पेंशन योजना में भी 1,000 रुपये उनकी पेंशन की गई और अब इस समय 31,50,000 बहनों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत 66 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना के अंतर्गत 52,55,129 माताएं इन योजनाओं का लाभ ले रही हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 1,91,686 जोड़ों की शादी ब्याह के लिए सरकार के स्तर पर उन्हें सहयोग प्रदान किया गया है। और प्रदेश के अंदर ऐसे ही अन्य अनेक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसमें सभी महिला सदस्यों के पास मैंने एक पत्रक भेजा भी था और मैं अनुरोध करूंगा कि उसको जरूर एक बार देखेंगे। खासतौर पर जब हम हर घर नल की बात करते हैं तो हर घर जल पहुंचाने की कार्रवाई का हिस्सा है। अगर दूरी से जाना होता था तो हम बहुत जगह देखते थे कि महिलाएं अपने सिर पर पानी लेकर के आती थी। आज उनके घर तक पानी पहुंच रहा है। हर घर शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने
प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 परिवारों के पास बने। यह स्वच्छता का अभियान तो था ही, लेकिन नारी गरिमा का भी यह एक अभियान था और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने इसे एक मिशन मोड के साथ जोड़ करके इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 1,67,00,000 से अधिक परिवारों को प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। ये भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम का ही हिस्सा है, क्योंकि उन लोगों को अब तक उन्होंने कभी ईंधन देखा ही नहीं था। बरसात होती थी, लकड़ी भीगी हुई है, घर में भोजन नहीं बन पाता था। 45 लाख से अधिक परिवारों को जो एक एक घर मिला है, यह भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है, क्योंकि एक महिला किस स्थितियों में अपने बच्चों को टपकती हुई झोपड़ी के नीचे रखने के लिए मजबूर होती थी, आज जब उसे पक्का मकान मिला है तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक बनती है। ऐसे ही परंपरागत रूप से जहां पर जो व्यक्ति जहां पर अपना मकान बनाया है, झोपड़ी रखा हुआ है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिलाने की कार्रवाई पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से मिल रहा है। अब तक हम लोग 40 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और 8,000 से ड्रोन लगा करके हर एक ग्राम पंचायत को सर्वे करने, ग्राम पंचायत की खुली बैठक के माध्यम से फिर उन लोगों को इस अभियान के हिस्से बनाने की कार्रवाई भी चल रही है। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत भी स्ट्रीट वेंडर, ठेला, कोमचा, रेहड़ी रखने वाली ऐसी 2 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ देकर के आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य हुआ है। अन्य अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के बारे में हम चर्चा करें। मेरी अपील होगी सभी महिला सब यहाँ पे जो सदस्यगण हैं उन सभी बहनों से कि इस पर वे अच्छी चर्चा करें। इनमें उनके कोई सुझाव हैं, सुझाव उनके नोट होंगे, सरकार उसके बारे में कदम उठाएगी। और आज जो ये देश का भी और सबका भी इस ओर आज ध्यान आकर्षण होगा कि आखिर महिला सदस्य क्या बोलना चाहती है, उनकी जिज्ञासा क्या है, प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के सम्मान के बारे में, प्रदेश के स्वावलंबन के बारे में, प्रदेश के भविष्य के बारे में, प्रदेश के वर्तमान के बारे में। अगर इन सभी मुद्दों की ओर उनका सकारात्मक सुझाव आता है तो उस पर सरकार को कदम उठाने में भी मदद मिलेगी। और उस सकारात्मक भाव के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरी आपसे भी अपील होगी कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कोई बहन वहां बैठ करके सदन का संचालन कुछ देर के लिए ही सही कर सके तो मुझे लगता है एक माहौल और उस दौरान करें। और मुझे लगता है उनको आज नियमों के बंधन से मुक्त करिए, आज उनको केवल इस विषय पे बोलने दिया जाए। जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर, जो योजनाएं जो अन्य उनसे जुड़ी हुई, उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी उन समस्याओं पर, और समय की भी बाध्यता ना हो। तो जितना बोलना चाहेंगे बोलें, दिन भर चले, दिन भर इसी पे चर्चा चले। और इसीलिए यहां पर सदन के बारे में मैंने इसी बात को कहा, क्योंकि खन्ना जी से मैंने पूछा भोजन की कोई व्यवस्था है, तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा आप तो अपनी जेब में भोजन लेके चल लेते हैं, लेकिन जो दिन भर जिनको बोलना होगा उनका क्या होगा। मैंने कहा यहाँ भोजन की व्यवस्था करवा दें, लोग अपना बोले भी, यहाँ भोजन भी लें, अच्छा होगा। आपने इसके लिए अनुमति भी दी है, लेकिन आज इस पे दिन भर चर्चा हो और उसका जो निष्कर्ष होगा, मैं चाहूंगा कि अच्छे सुझाव आए, अच्छी सकारात्मक चर्चा हो। और उस सकारात्मक चर्चा को हम लोग, देखिए आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते हैं, आज उससे ऊपर उठ करके एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि ये जब प्रकाशन होगा तो उस प्रकाशन में आपका नाम जाए। विधानसभा की कार्रवाई में जो कुछ हम बोलते हैं, ये जो भी आएगा, यह यहां का एक दस्तावेज बनेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल के बाद जिन्हें कभी देखना होगा तो वे देख सकें, दस्तावेजों को उड़ेल सकें, देख सकें कि आपके द्वारा कभी क्या बोला गया है, और उसके बारे में फिर उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। इसलिए एक अच्छी बहस को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं
आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने आज का ये दिन केवल प्रदेश की चुनी गई महिला सदस्यों को के लिए आरक्षित किया है, उन्हें दिया है और उनसे जुड़ी हुई समस्या और प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे लोग आज अपनी बात को यहाँ पर रख पाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर वे चर्चा भी करेंगी, अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगी। मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी। आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर बैठेंगे और जो भी आपको आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे। आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के, अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। ये कार्य ये जरूर हो। सदन ये सब बातें कैसे जानते हैं? और मैं सभी और नेता सदन के बगल वाले ने तो नहीं बताया होगा। लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? धन्यवाद। तेन अध्यक्ष महोदय, जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने? तो अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि इस बहस को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके हम रोचक भी बनाएं, और क्योंकि लोगों का आज इस ओर बहुत जिज्ञासा होगी और उस सकारात्मक दिशा को हम आगे बढ़ा सकेंगे कि अच्छा होगा, अभिनंदनीय होगा, समाज के लिए प्रेरणादायी हो पाएगा और सदन की कार्रवाई को फिर इसी प्रकार के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो यह प्रदेश के हित में भी होगा, विधायिका के भी हित में होगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा से मिलेगी। मैं एक बार फिर से सभी बहनों का आज जो इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रही हैं उन सब का, मैं जो भी इस चर्चा में भाग लेंगे, मुझे लगता है अपनी बात को अपनी भाषा में बोलना चाहिए और जिस भी रूप में आप बोल सकती हैं उतने में बोलेंगे, बहुत अच्छा उसकी एक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमें संकोच नहीं करना होगा, अपने दिन भर अपनी बात को बोलें, नियमों को आज शिथिल करते हुए, एकदम कोई वो नियम नहीं, सभी अपने दिन भर अपनी दिन भर भाषण इनके चले और फिर वह प्रकाशन भी हो। अच्छा होगा इसका प्रकाशन हो और प्रकाशन होकर के फिर हम देश के पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी भेजें और हर विधानसभा में भेजें, देश की हर विधानसभा के लिए भेजें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये चर्चा हुई थी, इसको इस प्रकार के सुझाव आए हैं, उन सब पर हम चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे तो अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए आज अपनी उपस्थिति के माध्यम से इसको मजबूत किया, करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी महिला सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। एक सूचना दे के माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको बुलाता हूं। माननीय नेता सदन ने जो बातें कही हैं थी, अधिष्ठाता के रूप में हमारी एक बहन सदस्य यहाँ पर पहले से नामित हैं, लेकिन आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसको शिथिल करके मैंने एक नाम नेता प्रतिपक्ष से मांगा है, वो भी दे देंगे, तो उनको भी मैं अवसर ज़रूर दूंगा यहाँ पर। वो ठीक है, तो आपने तो एक ये दो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनका अनुपालन यहाँ पर विधानसभा का इस सत्र के दौरान किया जाएगा। भोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आज एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक जब यहाँ पर माननीय सदस्य बोलते हैं तो प्रायः हम सब लोगों के स्वभाव में है कि महिला विधायक को हम विधायिका बोलते हैं, विधायिका श्रीमती। विधायिका इज इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेशन। तो महिला विधायक है, विधायिका नहीं है। तो ये आप लोग सब लोग इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जनरली बातचीत में हम इस बात को कहते हैं कि विधायिका विधायक। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि यहाँ पर सब लोग शाम तक बैठे, तो
तो शाम तक बैठने के लिए भोजन भी की व्यवस्था की गई है। और शाम को जब ये सत्र समाप्त होगा तो सारे माननीय सदस्यों को विधानसभा की तरफ से एक एक टैबलेट भी दिया जाएगा, जो सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा सत्र के बाद दिया जाएगा, पहले नहीं। तो कोई आदमी पहले उसके लिए प्रयास भी नहीं करे। और जो लोग आज नहीं ले पाएंगे उनको फिर बजट सत्र में दिया जाएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका और सरकार के प्रयास से आज ये विशेष हमारा विधानसभा का सत्र है और आज के दिन हम केवल महिला सदस्यों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। जहां आपने नेता सदन और मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि अध्यक्ष जी लगातार इस प्रयास में हैं कि नई नई चीज़ें आएँ, और जब से आप अध्यक्ष बने हैं बहुत सी चीज़ों को बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार के बजट के बहुत सारे काम नहीं हो सकते। और कभी गैलरी का सुंदरीकरण हो, और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गई है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, तो दो दो टैबलेट हम लोगों के पास हो जाएंगे। और जब कभी हम लोग चाय या कॉफ़ी पीने का बाहर जाते थे तो कैसी चाय मिलती थी, कैसी कॉफ़ी मिलती थी, अक्सर हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी। लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते पीते ये भूल गए कि सदन में उन्हें रहना है। तो कभी कभी अच्छे काम की वजह से ये भी हो जाता है। जैसे आपने आज महिलाओं के लिए बोलने का अवसर दिया, आज हमें जानकारी मिली कि नेता सदन बहुत सी चीज़ें जानते हैं। स्वाभाविक है, वो मुख्यमंत्री हैं तो सब चीज़ जानेंगे। मैं उनके भाषण से ही अपने भाषण को जोड़ते हुए, उन्होंने जहां भूमिका बताई महिलाओं की, न केवल आज़ादी में, समाज में जगह जगह पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम अगर हम आज़ादी की लड़ाई को देखें और जो भूमिका महिलाओं ने और हमारी नारी शक्ति ने योगदान दिया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग भूल नहीं सकते। उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। बेगम हजरत महल हैं, महारानी अवंतीबाई लोधी, चांद बीबी, दुर्गा भाभी, कस्तूरबा गांधी जी, अहल्याबाई होलकर, सरोजिनी नायडू जी जो सबसे पहली इस उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हुई। और अच्छा होता स्पीकर महोदय, आज महिला स्पीकर भी, अगर वो महिला हमारी गवर्नर जो हैं, अगर वो भी इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में शामिल हो जाती हैं। अरुणा आसिफ अली, भीकाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और अनेक नाम हैं, वीरांगना ऊदा देवी पासी, ऐसे तमाम नाम हैं, झलकारी बाई, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके योगदान से, जिनके प्रयासों से हमें उस आज़ादी की लड़ाई में और मजबूती मिली। वहीं जहां हम अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दी थी तो उत्तर प्रदेश ने दी। सुचेता कृपलानी के रूप में न केवल उत्तर प्रदेश की वो बल्कि देश की पहली मुख्यमंत्री बनी। और इसी के साथ साथ गवर्नर भी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ रह कर के और उन्होंने पहचान अपने आप बनाई। जहां उन्हें नाइटिंगेल के ऑफ इंडिया बोला जाता, सरोजिनी नायडू, वो भी यहाँ की गवर्नर। जहां हम अपनी गिनती देखते हैं, यहाँ पर जो पहला सदन रहा होगा उसमें संख्या कम थी, लेकिन लगातार महिलाओं की उपस्थिति और संख्या बढ़ती चली आ रही है।
और आज जिस सदन में हम लोग बैठे हैं उसमें लगभग सभी दलों को मिलाकर के 47 महिलाएं सदस्य हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी दल ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस सदन में कैसे पहुंचें। जहां कोई कैबिनेट ऐसी नहीं रही होगी जहां पर महिलाओं को मौका न दिया गया हो और लगातार कैबिनेट में किसी न किसी रूप में किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर महिलाएं रही हैं। आज जब हम महिलाओं पे चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो नर नारी समानता की बात करते थे उनके कोट याद आते हैं और उनका मैं पहला कोट पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बना अपने साथ ले जाए। ये किसके विचार हो सकते हैं? इस समाज में अगर हम इतना सम्मान दे दें और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दें तो हमारे समाज और देश की तरक्की और दुनिया में पहचान में आ जाएगी। न केवल उन्होंने ये कहा बल्कि एक जगह मैं उनकी दूसरी बात को कोट करता हूं कि इस देश की औरतों के लिए आदर्श सावित्री नहीं द्रौपदी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम सावित्री को आदर्श मान लेते हैं क्योंकि वो पति के प्रति पूरी समर्पित थी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वहीं कहा कि इस देश की औरतों के लिए अगर आदर्श कोई हो सकता है तो वो द्रौपदी है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं जहां महिलाओं के बारे में आपने सोच विचार करके इस सदन को बुला करके एक दिन का मौका दिया है। आज मैं ये कह सकता हूं कि इस महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि हमारा एक दिन काफ़ी नहीं है। अगर हम पूरे सत्र में भी बहस करें तो शायद वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं ये जिम्मेदारी केवल मैं ये कह दूं समाज की है या सरकार की है। मैं आज इस मौके पर दलगत राजनीति से ऊपर ये कहना चाहता हूं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं आज दिल्ली से या पार्लियामेंट से कठोर से कठोर कानून पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिल रही वो कम नहीं हो रही। और अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो वहीं उत्तर प्रदेश की जहां आबादी ज्यादा है वहीं इस सदन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब इस समाज में ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं कई बार केवल शहर का नाम ले दें तो हमें घटना वो याद आ जाती है। अगर हम हाथरस देखें या लखीमपुर अभी की घटना को देखें, ये बात मैं नहीं कहता हूं कि आज सरकार का विरोध करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। कई ऐसी भी घटनाएं जो हमारी सरकार में भी हुई, लेकिन जब सरकार और समाज और विपक्ष मिलकर के काम करता है तो इन समस्याओं को रोका भी जा सकता है और भविष्य में रिपीट नहीं हो सकता है। इस सदन में जहां हम आज चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के सवाल को लेकर, मुझे याद है इसी सदन ने दिन रात जग करके सस्टेनेबल गोल्स पे भी चर्चा की। ये केवल चर्चा न रह जाए, इसलिए जहां विपक्ष की जिम्मेदारी है वहीं विपक्ष से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर चर्चा में जो बातें आ रही हैं, जो चर्चा में कहीं जाएंगे, उन पे हम ठोस कदम कैसे उठाएं। जहां आज हम हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर देख रहे हैं महिलाएं लगातार अपने मेहनत से समाज के और उनके परिवारों के प्रयास से ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं। बड़े बड़े पदों पर हम लोगों ने देखा है। हम वो बातें नहीं भूल सकते। इस समाज में ऐसा भी समय था और भारत के हिस्से में ऐसा भी समय था, अगर हमें बहुत सारी चीज़ों पर गर्व होता है तो हम वो चीज़ें भी याद करें कि हमारा समाज किन चीज़ों से निकल करके आया है। एक समय ऐसा था जब महिलाएं पूरे कपड़े नहीं पहन सकती थी, उन्हें आधे कपड़े पहन करके रहना पड़ता था। वहाँ की हुकूमत उनसे टैक्स लिया करती थी। ऐसा भी समय देखा है
लेकिन जब जैसे जैसे चीज़ें बदली हैं, समाज में सुधार आया, चीज़ें बदली हैं, आज जहां हम पहुंचे हैं, हो सकता है अगर समाज और सरकार और सब हम लोग मिलकर के कोशिश करेंगे तो हो सकता है समाज हम कहाँ आगे पहुंचा दें। इसलिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने इस देश में महिलाओं को और बच्चियों की पढ़ाई के लिए और समाज को सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि सरकार को नाराज नहीं करना। तो घटनाओं का अगर हम लोग जिक्र करेंगे, माननीय सदस्य जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। जब आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो अखबारों में किस शहर की घटना कितनी बड़ी निकली, घटना कैसे हुई वो अलग बात है, लेकिन अगर वो घटना अखबारों में छप जाए, टीवी पे आ जाए, तो आज सब इस समाज में हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मुरादाबाद जैसी घटना, जहां पर एक बेटी रास्ते पर भागती चली गई अपने आप को बचाने के लिए और कोई कपड़ा उसके शरीर पर नहीं, तो सोचो हमारी आपकी जिम्मेदारी कितनी बन जाती है। इसलिए आज सरकार का सरकार ने बड़ी बातें कही थी कि सशक्त नारी बनाने के लिए हम क्या क्या फैसला लेंगे। आज मैं उन बातों को याद नहीं दिलाना चाहता हूं, लेकिन महिलाओं की सबसे जरूरी चीजें हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे क्या हम काम करें, उनको हम किस तरीके से सरकार की योजनाओं से जोड़ें, महिला सशक्तिकरण और कल्याण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सुझाव के रूप में मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार के घोषणा पत्र में तो बहुत सी बातें रखी गई थी, वही मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र में हम लोगों ने कुछ बातें लिखी थी, क्योंकि हम सरकार में नहीं आए हैं, इसलिए हम सुझाव के रूप में सरकार को बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी सशक्त नारी के लिए क्या क्या होना चाहिए, वहीं हम भी सुझाव देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलित सहित प्रत्येक नागरिक के लिए हेट क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए संकल्पबद्ध है और सरकार से मांग करते हैं कि वे जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाएं। हालांकि जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में सरकार कहती है, लेकिन कैसे इसको हम लागू कर सकें उस दिशा में मैं समझता हूँ सरकार जरूर काम करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण सभी श्रेणियों जैसे सामान्य, EWS, OBC, SC और ST के लिए भी लागू किया जाए। लड़कियों की KG से PG तक शिक्षा मुफ्त की जाए, क्योंकि जिस समय नेताजी की सरकार थी उस समय पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि आज जब हम महिलाओं के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये पढ़ाई भी पूरी की पूरी मुफ्त होनी चाहिए। और मुझे याद है कि एक बार मैं यहाँ पर एक अखबार के कार्यक्रम में जब मैं गया तो मैं जिन लोगों का सम्मान कर रहा था उसमें नौजवान वो टॉपर था, 12th क्लास के टॉपर्स का मैं सम्मान कर रहा था। अध्यक्ष जी जब मैं उसको सम्मान देने गया तो उसने कहा कि आज तो आप मुझे यहाँ लैपटॉप दे रहे हैं, आज ही के दिन आप झांसी में भी मेरी बहन को लैपटॉप देंगे। और मुझे याद है मैंने बच्चे से पूछा कि कभी तुम हेलीकॉप्टर में बैठे थे? उसने बच्चे ने मना कर दिया कि मैं हेलीकॉप्टर में कभी नहीं बैठा। मैं जब अपने घर आ गया लौट करके तो अचानक मेरा ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं इसको लेकर के संग जाऊँ। और उस 12th टॉपर के बच्चे को मैं अपने साथ लेकर के गया। उसकी बहन को जहाँ हम लोग लैपटॉप दे रहे थे उस बहन को भी मैंने लैपटॉप दिया। और जब मैंने सूची देखी कि आखिरकार किनको मैं लैपटॉप दे रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को लैपटॉप मिला था समाजवादी सरकार में तो वो बेटियां थीं जिनको लैपटॉप समाजवादी सरकार में मिला। इधर जब कुछ सालों बाद में झांसी गया
क्योंकि वो टॉपर था, उसकी बहन भी टॉपर थी। तो मैंने सोचा कि जिनको मैंने लैपटॉप दिया आखिरकार वो कर क्या रहे होंगे। मैंने जानकारी हासिल की तो पता लगा जिस नौजवान को, जिस बच्चे को मैंने लैपटॉप दिया था वो एमटेक कर रहा था दिल्ली से, IIT से। और मैंने उससे फ़ोन पर पूछा, क्योंकि वो आ नहीं सकता था उस दिन, कि क्या कर रहे हो। तो उसने कहा मैं एमटेक कर रहा हूँ और आज भी आपका लैपटॉप चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। और मुझे लगा कि केवल मैंने एक बेटी को लैपटॉप दिया होगा, एक बहन को दिया होगा। जब मैं बरुआ सागर उसके घर परिवार से मिला तो उन्होंने कहा ये छोटी सी टाउन एरिया है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसी में समाजवादी सरकार में कम से कम 400 बच्चों को लैपटॉप मिल गया है। ये बात मैं बहुत पुरानी बता रहा हूँ। उस समय जब उन बच्चों से मैं मिला, उन बच्चों ने कहा कि हमें लैपटॉप तो मिल गया, हम पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर ली है, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा। हमें उम्मीद है कि इस सरकार को जहां मौका मिला है, डबल इंजन की सरकार को काम करने का, तो जहां पढ़ाई अच्छी होगी बेटियों, जहां उन्हें और पढ़ने का मौका दिया जाएगा, आने वाले समय में उन्हें रोजगार भी देने का काम सरकार करेगी। जहां सुरक्षा के लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए, ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण हो सके। क्योंकि हम सरकार में नहीं आए, हमारे मैनिफेस्टो में था। तो आज सुझाव के रूप में मैं सरकार से कह रहा हूं कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए, ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण हो सके। यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाए। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तहसील स्तर पर सभी स्कूल और संस्थाओं में नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाएं। सभी गांवों में, खैर CCTV और डायल 100 डायल 112 तो है ही, लेकिन उसका समय कैसे कम हो, क्योंकि रिस्पांस टाइम जितना कम हो जाएगा उतनी ही जल्दी पुलिस एक्शन में आ जाएगी और जो पीड़ित है उसकी मदद हो सकेगी। मुझे याद है कि जैसे ये सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है। उस समय समाजवादी सरकार में वुमेन पावर लाइन 1090 को बनाया गया था, और मैं चाहूँगा सरकार से कि वुमेन पावर लाइन 1090 को मजबूत किया जाए और ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जाए, और साथ ही साथ 1090 ऐप से लेकर के जो ट्रैकिंग का है सिस्टम वो भी विकसित किया जाए, जिससे आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकें उसको शामिल कर करके अपनी बेटियों की भी सुरक्षा और का इंतज़ाम कर सकें। स्पेशल वुमेन सेल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए DGP की अगुवाई में गठित किया जाए। सभी पुलिस अधिकारियों को के ACR में अनेक जेंडर सेंसिटिविटी, क्योंकि जेंडर सेंसिटिविटी अगर नहीं होगी तो हम न्याय नहीं दिला पाएंगे, इसलिए जेंडर सेंसिटिविटी के पता लगाने के लिए एक इंडेक्स बनाया जाए। समाजवादी सरकार द्वारा स्थापित आशा ज्योति केंद्र महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों के वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में सभी जिलों में स्थापित किया जाए। और मुझे याद है महिलाओं को और उनको सम्मान देने के लिए समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन शुरू की गई थी। हालांकि ये सरकार दूसरे रूप में दूसरी मदद कर रही है, लेकिन समाजवादी पेंशन रोकी। समाजवादी पेंशन उन गरीब महिलाओं के लिए थी जिनको किसी पेंशन से दिया नहीं जाता था, मदद नहीं पहुंच पा रही थी। 50 लाख के लगभग गरीब परिवार की महिलाओं को समाजवादी पेंशन से मदद करने का काम समाजवादी सरकार में हो रहा था। और मुझे याद है जिस समय नेताजी की सरकार थी उस समय कन्या विद्याधन योजना शुरू की गई थी। बहुत बड़े पैमाने पे ड्रॉप आउट्स थे, बहुत बड़े पैमाने पे बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, पढ़ाई छोड़ करके चली जाती थी। लेकिन जिस समय समाजवादी पेंशन शुरू हुई थी, जिस तरीके से एनरोलमेंट बढ़ा था और एनरोलमेंट के बाद जिन जिन बेटियों की मदद हो गई थी उन सब बेटियों ने आगे की पढ़ाई पूरी की थी। वो भी समाजवादी सरकार के एक ऐतिहासिक फैसला था कि समाजवादी
कन्या विद्याधन दे करके उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार ने किया। इसलिए मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष जी को कि जिन्होंने ये आज महिलाओं के लिए विशेष सदन रखा है, जिससे कि महिलाएं अपना बोल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका। धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष। एक एमिनेंट विमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, इस बुक का मैंने लोकार्पण किया था। प्रोफेसर के.एल. जौहर जो कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर थे, वो दी थी। तो मैं विधानसभा के लाइब्रेरी में रखाऊंगा उसको भी, मानने उसको सब लोगों को दिया जाएगा। अब हम विधानसभा की कार्रवाई, अवधेश जी आज आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब विधानसभा की हम कार्रवाई शुरू करते हैं। अब बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मान्यवर, मैं सदन को सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि बेरोजगारी की स्थिति चरम नहीं, ये विधानसभा की अब कार्रवाई शुरू होगी। पहले नियम बताइए, क्यों बोल रही हैं आप? 311 मान्यवर। आप महिला नहीं है। 311 में क्या है? 300? अरे रुके ना प्लीज। मैंने कहा था कुछ लोगों को परेशानी है, लेकिन कोई अपने आप को बताया नहीं कि किसको परेशानी है, ये तो एक्सपोज हो जाएंगे। आप बताइए, मैं उनको पूरा अवसर दे रहा हूँ। मान्यवर 311 में लिया जाए, मुझे सुना जाए। 311 में क्या है? मान्यवर, जब जनता बहुत परेशान होती है, सरकार से आक्रोशित होती है, वो मुद्दे 312 में होते हैं। बेरोजगारी ऐसा एक मुद्दा है मान्यवर। नहीं, 311 में नियम में ऐसा है कि जो तत्कालिक इस समय कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके ऊपर सारी की सारी कार्रवाइयां स्थगित कर दी मान्यवर जाए। है, अभी छात्र विरोध कर रहे हैं, इतना वो अभी नियम में आएगा ना। आपने नियम 56 में दिया है है इसको, तो मैं नियम 56 में उसको सुनूंगा। मान्यवर, आप इसे सुन लीजिए। सो सुनूंगा नियम 56 में। 56 में बैठिए। आत्महत्या कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई नियम नहीं लगेगा, बेरोजगारी को सुन लीजिए। नियम नहीं चलेगा, लेकिन व्यवस्था चलेगी। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं ये अभी तो शुरुआत, अभी तो सारा दिन बोलना है आप लोगों ने। अरे नियम यह है कि अध्यक्ष खड़े होते हैं तो सब बैठ जाते हैं। ये वाले नियम को स्थगित नहीं करेंगे कि अध्यक्ष खड़े होंगे सब बैठ जाएंगे। जब भी अध्यक्ष खड़े होते हैं तो सब लोग बैठ जाते हैं। मैं आपकी जो सूचना है उसको ध्यान दूंगा। ये भी अच्छा है कि आपने उठाई, ताकि जानकारी होनी चाहिए। एक पॉजिटिव सेंस में मैं उसको ले रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा कि उन्होंने बोला तो मैं अग्राह्य नहीं करता, क्योंकि वो उनको जानकारी होनी चाहिए कि नियम। आपने बहुत मेहनत करी है माने जी, लेकिन पूरी तरीके से और थोड़ी मेहनत करिएगा, तो अगली बार से हम उसके ऊपर सुनेंगे, उसको लेंगे। अब प्रश्न सुनेंगे, अभी आपको सुनेंगे। अब आज प्रश्नकाल के लिए 12 बजे से प्रश्नकाल, 11 बजे से हमारा प्रारंभ होता है। आज 20 तारांकित प्रश्न आज की कार्यसूची में सम्मिलित थे, जिसमें से एक महिला सदस्य आदरणीय पिंकी यादव जी का 13 नंबर प्रश्न है। पिंकी यादव का आज 13 नंबर पे प्रश्न था। मैं सूचना इसकी दे दूं, आज जितने भी तारांकित प्रश्न हैं सभी उत्तरित माने जाएंगे। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन किया था और चर्चा करी थी, जिन माननीय सदस्यों का आज प्रश्न उत्तरित माना जाएगा वो यदि 2 अनुपूरक करना चाहते हैं तो वो लिख कर दे देंगे। कल हम उसका लिखित जवाब दिलवा देंगे, ताकि सारे सदस्यों को इस बात का अवसर मिल जाए। अपनी बात ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे कभी हुआ नहीं, जो आज नई नई परंपराएं डाल रहे हैं। दूसरा, एक सदस्य जो माननीय पिंकी जी हैं 13 नंबर, उनको मैं इनवाइट करता हूं कि वो हैं तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा चलो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था, वो स्वस्थ हो। उसके अलावा कोई महिला सदस्य अगर उस प्रश्न को पूछना चाहती है तो पूछ सकती है। माननीय मंत्री जी, चलिए आप अनुपूरक कर लीजिए। कौन करेगा? तो उत्तर तो पढ़ दे हमारे, क्योंकि नई सदस्य। उत्तर पढ़ दीजिए। उत्तर पढ़ नहीं है ना उत्तर। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है, उत्तर पढ़ दीजिए।
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार द्वारा सहायक मूल्यों का आकलन लागत मदों तथा यथा मानव श्रम, पशु श्रम, बीज का मूल्य, सिंचाई का मूल्य, उर्वरक का मूल्य, कीटनाशक का मूल्य, फसल बीमा का प्रीमियम, फसली ऋण हेतु ब्याज की धनराशि, भूमि के किराए पर हुए व्यय आदि के सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। ऊपर वर्णित फार्मूला लागत मदों के आधार पर ही है। उक्त विषयगत कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। प्रश्न नहीं उठता। महिला सदस्य नहीं है ये माननीय मंत्री। इसके ऊपर अनुपूरक पूछना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार हमारे किसानों को कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त में उपलब्ध कराएगी? इसमें प्रश्न मैं है। पूछना चाहती हूँ। प्रश्न 13 नंबर के प्रश्न में ये जो प्रश्न मूल प्रश्न है उस मूल प्रश्न में ये नहीं है। तो आप जो प्रश्न से संबंधित है आप उसको पिंकी यादव जी का प्रश्न है। कृषि मंत्री बताने के बाद प्रदेश में विभिन्न कृषक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित तथा निर्धारित करने के आधार क्या है। तो न्यूनतम सफल मूल्य उसके लिए ये मुफ्त में देने वाला नहीं है। सरकार ने बहुत सारी बातें की इस प्रश्न पर आई। दूसरा अनुपूरक ये है कि किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी कब तक हो जाएगी? किसानों की आमदनी दुगनी ये प्रश्न है क्या उसमें? माननीय मंत्री जी कुछ बताना चाहते तो बताइए। मूल प्रश्न में ये नहीं है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हाँ, आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है जो आपने पूछा है उसमें हम सब्सिडी देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, अरे सुनिए उत्तर प्रदेश सरकार कीटनाशक दवाओं में सब्सिडी देती है। हालांकि ये मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन चूंकि पूछा है माननीय सदस्य ने तो हमने बता दिया। दूसरी बात मान्यवर, ये अपने आप में आप देख लें कि हमने जो भी हमारे पास जो कमीशन की रिपोर्ट आई, भारत सरकार ने उसको जो डिक्लेयर किया, उसके आधार के ऊपर अगर देख लें कि हम जो लागत मूल्य है मान्यवर उससे ज़्यादा मूल्य हम कितना दे रहे हैं ये हम ज़रूर बताना चाहेंगे। जो आपने पूछा है उसी के संदर्भ में ये 22-23 का लागत मूल्य है पैडी का, धान का 1360 रुपया। ये अपने आप में, और हमने जो मूल्य घोषित किया है वो है 2040 रुपया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पैडी कॉमन है तो 1360 रुपया जब लागत मूल्य है, और इसमें जो भी हमने इसमें जो कमीशन है उसमें काफ़ी कुछ थ्रेश आउट करके उसका लागत मूल्य निकाला जाता है। यहाँ तक कि उस ज़मीन का किराया भी शामिल है जिस ज़मीन में फसल बोई जाती है, उस ज़मीन का किराया भी हमने इसमें शामिल किया है। और इसलिए ये लागत मूल्य आया 1360 रुपया, और इसका हमने 2040 रुपये पैडी कॉमन का और 2060 रुपया पैडी ग्रेड 1 का, यानी कि महीन चावल का जो है वो दाम इसमें दिया है। साथ ही साथ जो गेहूं की बात भी कर लें, क्योंकि आपने जब पूछे ही है इस बात को तो हम इसकी भी जानकारी दे दें कि 22-23 का जो गेहूं का मूल्य है वो 1008 रुपया था, और हमने 2015 रुपया इसका एमएसपी डिक्लेयर किया, यानी कि पूरा के पूरा लगभग डबल है। 1008 रुपया कॉस्ट है। जो सक्षम एजेंसी है उसने जो 1008 रुपया इसमें कॉस्ट निकाली और 2015 रुपया हमने इसका मूल्य डिक्लेयर किया। तो ये अपने आप में दूना है, ये दूना है अपने आप में। तो ये अपने आप में साबित करता है कि हमारी मंशा क्या है। जो हमने कहा है हम उसी दिशा में बढ़े हैं, और गेहूं के मामले में हमने मूल्य दिया भी है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। माननीय सदस्य मोना जी। आज किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी जो लागत मूल्य है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उर्वरक के दाम 4 गुना बढ़ गए, खाद के दाम, बीज के दाम, बिजली और डीजल जो
जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसके दाम आज 100 रुपये के पार चले। डीजल से ही सिंचाई, बढ़ाई, बुआई, कटाई हर चीज़ डीजल पे आधारित। तो मेरा सीधा सा एक सवाल है कि अगर ये जो लागत मूल्य माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उत्तर में जो आया, मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए जो उनकी लागत बढ़ रही है, क्या इस पर केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजेगी कि ये अपर्याप्त है और इसको बढ़ाया जाए? ये मेरा एक सवाल है, इस पे जवाब। एक ये भी कर ले, एक ये भी माननीय मंत्री जी, एक इधर से भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी कर ले, दोनों को एक साथ ले लीजिए। हुई है सूखा और बाढ़ की वजह से, उसको क्या उन किसानों को राहत देगी सरकार? कोई मुआवजा देगी सरकार? कोई मुआवजे का प्रबंध करेगी? दोनों का उत्तर मानिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने डीजल के मूल्य और कास्ट बढ़ने की बात कही है माननीय, तो हम आपको माध्यम से पूरे सदन को ये जानकारी देना चाहते हैं कि 1 सितंबर का मूल्य है डीजल का माननीय। डीजल का जो हमारे ऊपर इस समय उत्तर प्रदेश में जो वैट है वो हम 1 लीटर पर 12 रुपये 76 पैसे ले रहे हैं और डीजल का कुल मूल्य लखनऊ में 89 रुपीज़ 74 पैसा है। और ज़रा आज उन राज्यों का भी देख लें कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है या फिर बाकी राज्यों की सरकार, उन राज्यों को देख, ये जानकारी हो ये पूरे सदन सुनिए उत्तर सुनिए, पूरे सदन को ये जानकारी होना चाहिए। जानकारी सुनिए। आपने एक बात उठाई तो उसका जवाब देना भी जरूरी। सुनिए मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। राजस्थान जयपुर में 1 लीटर पर जहां हम 12 रुपये 76 पैसे टैक्स लेते हैं, जयपुर में 16 रुपये 63 पैसे। जब सवाल जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, प्रदेश के हाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल जवाब दे रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए। आंध्र प्रदेश में 21 रुपये 66 पैसे, तेलंगाना में 20 रुपये 31 पैसे, तमिलनाडु में 17 रुपये 78 पैसे, उड़ीसा में 17 रुपये 90 पैसे, पश्चिम बंगाल में 15 रुपये 33 पैसे, महाराष्ट्र में 17 रुपये 41 पैसे और झारखंड में 17 रुपये 48 पैसे, छत्तीसगढ़ में 18 रुपये 24 पैसे, दिल्ली में 13 रुपये 8 पैसे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज भी माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सबसे कम डीजल के ऊपर बैठ है, सबसे कम। और जहां 100 रुपए की बात आप कर रही हैं, 301, ये अपने आप में वो उन राज्यों में जहां पर दूसरे लोगों की सरकारें हैं और जहां पर इत्तेफाक से आपका समर्थन भी है, वहां पर हमसे ज्यादा बैठती है। 301 बता दीजिए, पहले 301। ये अपने आप में जानकारी भी होना चाहिए। माननीय जो बात माननीय अध्यक्ष, मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न कि क्या सरकार जो किसानों की आय के सापेक्ष जो बढ़ी, दुगनी हो गई, जो उनकी लागत दुगनी हो गई, क्या उसके सापेक्ष प्रस्ताव करेगी कि यहाँ पर उसको बढ़ाया जाए, उसको रिवाइज किया जाए? मेरा सीधा सा सवाल। तो वहाँ तक माननीय मंत्री जी ने डीजल के दाम पर बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त कर, आपने पूछा था ना, इसीलिए बताया। मैंने तो और भी दाम आपने पूछे। डीजल का नाम मैंने पूछा तो था। खाद का भी पूछा था, वो भी आप बता ना दें। पूछती तो मैंने ना बताते। फीस भी पूछा था, बिजली का दाम भी पूछा था, वही बिजली का दाम। नहीं, इस प्रश्न के उसमें नहीं आता ना। जो ऐलान किया था, बिजली का दाम मैनिफेस्टो में था कि आप मुफ्त बिजली देंगे किसानों को सिंचाई के लिए। कल ही बिजली मंत्री जी का जवाब आया है कि हम नहीं करेंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कितनी सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है। मेरा सीधा सा सवाल, उस पर जवाब आ जाए। क्या सरकार ये प्रस्ताव करके बाहर, ये तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है, वहाँ भी है, तो क्या सरकार ये प्रस्ताव करके भेजेगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, दोनों माननीय सदस्यों ने जो बात यहाँ पे रखी है, ये अन्नदाता किसानों से संबंधित है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात रखी थी वो उसी के परिप्रेक्ष्य में भी थी। अरे आप वर्मा जी, आप बहुत परेशान हैं कल से। महिला मंत्री भी प्रश्न दे सकते हैं क्या? खन्ना जी महिला लगते हैं क्या?
ये प्रश्न दो माननीय सदस्यों ने, महिला सदस्यों ने किए थे। एक वरिष्ठ सदस्य हैं श्रीमती आराधना मिश्रा जी और एक पूजा जी हैं मेनगर से। बहुत सामयिक प्रश्न भी है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो इस कार्यक्रम को देश के अंदर प्रारंभ किया है, इसमें लागत को कम करना और आमदनी को बढ़ाना, ये तभी हो पाएगा और उसी दिशा में प्रयास भी किए गए हैं। और इसीलिए कोरोना कालखंड में केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की लागत भले ही ज़्यादा बढ़ी हो, लेकिन भारत सरकार ने अपनी सब्सिडी को और बढ़ोतरी करते हुए अन्नदाता किसानों को राहत दी है। डीजल और पेट्रोल के दाम में आपने देखा होगा 2 बार वैट और एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है, काफी कम किया गया। एक समय डीजल के दाम 100 रुपये से ज़्यादा पहुंच चुके थे, आज 89 रुपीज़ में है। पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर के दीपावली के एक दिन पहले इनमें 12-12 रुपये की कमी की थी और लगातार हम इसके बारे में हैं। अभी पिछले दिनों आपने इस बात को भी देखा होगा कि किसानों को बिजली के दाम पहली बार हुआ है। अक्सर होता था बिजली के दाम तो बढ़ते थे, लेकिन किसानों को दी जाने वाली बिजली की कीमत कम हो जाए, इसका भी सरकार ने कार्रवाई शुरू की और पहली बार विद्युत नियामक आयोग के साथ मिलकर के इस व्यवस्था की कि किसान को कम पैसा देना पड़े और उसके लिए एक व्यवस्था भी प्रदेश के अंदर लागू की गई। और यही नहीं, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आने वाले समय में वर्तमान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 30,000 सोलर पैनल उपलब्ध करा करके फ्री में उन्हें सोलर पैनल या सब्सिडी के साथ उन्हें उपलब्ध करवा करके किसान फ्री में विद्युत उपलब्ध हो सके। सोलर पैनल के माध्यम से इस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा चुकी है। अभी हम लोग 20,000 किसानों को सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। 30,000 का हमारा नया प्रस्ताव है जिस पर कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। ये अन्नदाता किसानों की आमदनी को, आय को बढ़ाने का एक जरिया सरकार का है। और पिछले अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात यहाँ पे पढ़ी भी कि लागत से एमएसपी कितना बढ़ाया गया है, इसके भी उस आंकड़े आपके सामने स्पष्ट किए जो ये बताता है कि किसान की आमदनी को बेहतर करने की दिशा में अच्छा प्रयास हुआ है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह सूखा और बाढ़ से पीड़ित किसानों के बारे में। प्रदेश के अंदर यद्यपि 62 जनपद ऐसे हैं जहां पर बरसात औसत से कम हुई थी। अभी पिछले एक सप्ताह के अंदर की बारिश को छोड़ दें तो शेष 62 जनपदों में औसत से कम बरसात हुई। लेकिन जो बाढ़ यमुना और गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ जनपदों में आई थी, ऐसे लगभग 12 जनपदों में 887 करोड़ रुपए का जो फसल को नुकसान हुआ है वह बंटना शुरू भी हो चुका है। अभी पिछले 1 महीने के अंदर की कार्रवाई है और उन सभी किसानों को, अन्नदाता किसानों को कंपनसेशन फसल को हुए नुकसान के लिए सरकार ने वितरण शुरू कर दिया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे की टीम 3 बार सर्वे कर चुकी है और ये जब फसल तैयार होने के साथ ही जहां पर जो भी नुकसान होगा सरकार उसमें उन सभी किसानों के प्रति भी, अन्नदाता किसानों के प्रति पूरी संवेदनशील है और उन सभी किसानों को भी जिनका भी नुकसान होगा सरकार की पूरी सहानुभूति के साथ साथ उनको सहयोग सरकार करेगी। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। आज नियम 301 के अंतर्गत 71 सूचनाएं प्राप्त हुई जिससे माननीय 12 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई। श्रीमती केतकी सिंह कहाँ है? श्रीमती सरिता भदौरिया, नहीं वहीं से ठीक है। श्रीमती अंजुला मौहर, रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आराधना मिश्रा,
श्रीमती सरोज कुरील, डॉक्टर सुरभि, श्रीमती इंद्राणी देवी, श्रीमती पूजा सरोज, अच्छा, डॉक्टर मंजू शिवाच, श्रीमती जय देवी, श्रीमती सैयदा खातून। ये सारी सूचनाएं स्वीकार हुई। एक सूचना के साथ जब ये निवेदन किया गया था कि सारी महिला सदस्य अपनी सूचनाएं दे सकते, जिनकी सूचना स्वीकार हुई, जिन महिला सदस्यों ने नहीं दिया उनको अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। नियम 300 के अंतर्गत आज 2 सूचनाएं प्राप्त हुई। एक श्रीमती रेखा वर्मा जी की, जो सुनी जाएगी, दूसरी सूचना अग्राह्य। श्रीमती रेखा वर्मा। प्रबंधन ठीक नहीं है, नहीं एक की नाम है। चलिए कोई बोल दे, कोई महिला सदस्य बोल दे। अगर सूचना है तो बोलिए, नहीं तो आगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा नियम शिथिल कर दो, तो ये कर रहे हैं सब। कोई बात नहीं, टेक इट कूल। बात दीजिए। अरे किसी को इसमें नियमावली आज बहुत नहीं चलेगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आपका भी नाम हो सकता है। आप हैं? कहाँ हैं? रेखा वर्मा जी आप हैं? कहां से आ गई? चलिए, मत संख्या 2, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज इसके बाद लेंगे आइटम के बाद। अधिसूचना संख्या 1425/33-2-2020-80G-2000 दिनांक 14 जुलाई 2020, जिसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 237 ब्रैकेट में 3 के अधीन दिनांक 21 अगस्त 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखा गया था, और जिसके दिनांक 11 मार्च 2022 को 17वीं विधानसभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, वो पुनः सदन के पटल पर रखती हूँ। मत संख्या 3, माननीय मुख्यमंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लखनऊ उत्तर प्रदेश में कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी उर्फ डॉक्टर की कथित मुठभेड़ के संबंध में गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जांच आयोग अधिनियम 1952 ब्रैकेट में अधिनियम संख्या 60 की धारा 3 के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ। मत संख्या 4, माननीय मुख्यमंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 1/4/2020 से 31/3/2021 की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा 4 के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ। मत संख्या 5, माननीय जल शक्ति मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड CNU 15209 UP 1976 SGC 00428 की वार्षिक रिपोर्ट 2018 से 19 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उपधारा 2 के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ। मत संख्या 6, माननीय कृषि विपणन राज्य मंत्री। मान्यवर, कृषि विपणन किसी विदेश व्यापार अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या 3/2022/80/1/2022-151-2021 दिनांक 20 जून 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन मंडी 25वां संशोधन नियमावली 2022 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) में के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अपेक्षा करेंगे नियम को शिथिल कर देंगे।
उन शिथिल करते हुए मैं पुनः नियम 300 की सूचना के लिए श्रीमती रेखा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। महोदय, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1958 के अध्याय 7 के अंतर्गत प्रश्नों का विषय, वर्गीकरण, प्रकार, समय तथा उत्तरों की प्रतियों सदस्यों की उपलब्ध करना तथा सदन में प्रश्नों का निस्तारण की विस्तृत व्याख्या दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में माननीय सदस्य द्वारा अंतर्कृत प्रश्नों पर सरकार द्वारा दिया गया लिखित जवाब, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का भाग होता है, उस पर विधानसभा की आश्वासन समिति द्वारा अग्रेतर कार्रवाई भी की जाती है। मानवर समस्या यह है कि आश्वासन समिति कार्यालय द्वारा जिन माननीय सदस्यों के प्रश्नों पर आश्वासन निर्मित किया जाता है, उन माननीय सदस्यों को अपने प्रश्नों पर निर्मित आश्वासनों की सूचना प्राप्त नहीं होती है, जिससे माननीय सदस्यों को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि आश्वासनों की सूचना संबंधित माननीय सदस्यगण को भेजे जाने हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करें। अस्तु, इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपसे व्यवस्था की मांग करती हूँ। धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय, कल ही मैंने बताया था कि अभी इस सदन के बाद समितियों का गठन हो जाएगा, तो हम समझते हैं कि तभी माननीय सदस्य की माननीय सदस्य की जिज्ञासा तभी शांत होगी। अल्टीमेटली तो उन्होंने पूछा ही है कि हम आश्वासन की हमको सूचना मिल जाए, कि जो भी आश्वासन बना उसकी सूचना मिल जाए जी, तो वो तो भिजवा देंगे। लेकिन असली उद्देश्य तो यही है कि भाई हमारी वो जो उसका गठन का है उसको करवा देंगे, और ये सूचना के लिए भी आज ही हम निर्देशित करवा देंगे। धन्यवाद। मैंने माननीय सदस्य श्रीमती रेखा वर्मा जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जैसे समितियां गठित होंगी, बैठक की उस समय सभी सदस्यों की जिनके अतारांकित प्रश्न लगे उनकी सूचना उनको भिजवा दी जाएगी। अतः ये औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, इसको अस्वीकार करता। मत संख्या 7 नहीं है, मत संख्या 8। मैं आज जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं याचिका के लिए ली गई हैं, आज उनको मैं अवसर दूंगा कि वो अपनी याचिकाएं प्रस्तुत कर सकें। श्रीमती मीनाक्षी सिंह। मीनाक्षी सिंह, पढ़िए। निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री विकास शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद नंबर 2 याचिका प्रस्तुत करती हूँ, बोलिए। करती हूँ, याचिका प्रस्तुत करती हूँ। नंबर 2, जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम रुकनपुर से ग्राम नेकपुर में धीरज के खेत से कमल सिंह के खेत तक मार्ग की मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री नवीन चौधरी शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलंदशहर की याचिका प्रस्तुत करती हूँ। नंबर 3, जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम रुकनपुर से ग्राम मोदीनपुर में दिनेश कुमार के घर से सुबोध कुमार के घर तक मार्ग की मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री नरेश नगला व अन्य निवासीगण जनपद बुलंदशहर की याचिका प्रस्तुत करती हूँ। नंबर 4, जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के अंतर्गत रनियावली में चंद्रपाल सिंह के घर से पंचम सिंह के घर तक मार्ग की मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री रामवीर सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बुलंदशहर की याचिका प्रस्तुत करती हूँ। नंबर 5, जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा में स्थापित NREC महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाए जाने के संबंध में श्री जयप्रकाश अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद बुलंदशहर की याचिका उपस्थित करती हूँ। मत संख्या 9, श्रीमती बिजमा यादव याचिका प्रस्तुत करें। पढ़िए, पढ़िए, खड़े होके। चश्मा भेजूं? अब ये भी नियमों में है, मैं भेजूं? चलिए, आपकी उपस्थित की मान लीजिए। श्रीमती पूजा पाल, आपकी उपस्थित मान लीजिए। श्रीमती पूजा पाल,
आप हैं, बोलिए, आप प्रस्तुत करिए। जनपद कौशाम्बी की ग्राम सभाओं में कतिपय मार्गों के निर्माण कराए जाने के संबंध में श्रीमती चंद्रबली पासी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका रखती हूँ। जनपद कौशाम्बी के विधानसभा क्षेत्र चैल के अंतर्गत चरवा में एक राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कराए जाने के संबंध में श्री कुलदीप वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित करती हूँ। डॉक्टर रागिनी। जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र मछली शहर की ग्राम पंचायत करौरा में बहावा कुंवरपुर पिच रोड में रोहित यादव के घर से होते हुए जुबैर अली के घर तक मार्ग की मरम्मत निर्माण करने जाने के संबंध में मैं याचिका प्रस्तुत करती हूँ। मैं श्री आकाश यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका प्रस्तुत, पूरा पढ़िए। जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र मछली शहर में करईपार मार्ग पर स्थित कमालपुर से ग्राम कटाहित खास बरेपुर यादव बस्ती तक मार्ग की मरम्मत निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री कमलेश यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका प्रस्तुत करती हूँ। 3 जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र मछली शहर की ग्राम रामगढ़ में बंधवा मीरगंज पिच रोड से देवराज जी के घर तक होते हुए पूरब तरफ पाल बस्ती तक मार्ग की मरम्मत या निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री देशराज मौर्य निवासी जनपद जौनपुर में की याचिका प्रस्तुत करती हूँ। 4 जनपद जौनपुर में विधानसभा क्षेत्र मछली शहर के ग्राम सिमराहो में राधा कृष्ण मंदिर से उत्तर तरफ शांता प्रसाद यादव के घर होते हुए यादव बस्ती तक मार्ग की मरम्मत या निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री सत्येंद्र यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका प्रस्तुत करती। जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र मछली शहर में जरौना जंगई मार्ग से दक्षिण तरफ गड़िया हरिजन बस्ती बसेरवा तक मार्ग की मरम्मत निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री श्याम यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका प्रस्तुत करती। बस संख्या 12 श्रीमती नीलिमा कटियार। श्रीमती नीलिमा कटियार। हाँ। सरोजनी नगर में आवास विकास द्वारा निर्मित आसरा इंक्लेव में विद्युत लाइन केबल को भूमिगत कराए जाने के संबंध में श्री तेज प्रताप सिंह और अन्य निवासीगणों की याचिका प्रस्तुत करती। हो गया। मत संख्या 13 नहीं है, मत संख्या 14 नहीं है, मत संख्या 15 नहीं है, मत संख्या 16 माननीय मुख्यमंत्री जी। मत संख्या 16 आप प्रस्तुत करिए, लक्ष्मी जी को दीजिए। मानवर आपके दीजिए। आप मंत्री जी मत संख्या 16 पर। आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 17 आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करती हूँ। मत संख्या 18 आपकी अनुमति से दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ। प्रश्न यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 का पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 19 मान्यवर मैं आपकी अनुमति से दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करती हूँ। मत संख्या 20 कार्य स्थगन। आज नियम 56 के अंतर्गत कुछ 8 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें सलाखा के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता के लिए सुना जाएगा तथा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। पहली सूचना डॉक्टर रागिनी, श्रीमती पूजा पाल, श्रीमती सैदा खातून, श्रीमती पंकी यादव,
प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों, छात्रों के साथ होने वाले आपराधिक घटनाओं के बेताशा वृद्धि के संबंध में। दूसरी श्रीमती आराधना मिश्रा मोना प्रदेश में बढ़ती महंगाई के उत्पन्न कर सकते। बाकी का ध्यान आकर्षित करेंगे। पहली सूचना डॉक्टर रागिनी। क्या नहीं, वो तो सीरियस 311 हो गया वो अरे हमने उसको निरस्त कर दिया था। हमने कहा 56 में आ जाएगा, 56 सुनेंगे। क्या थी 311 की सूचना? क्या थी? क्या सूचना थी? अच्छा ठीक है, अभी पहले नंबर डॉक्टर रागिनी, उसके ऊपर बोले महिलाओं जो आपने सूचना दी उसके 56। अरे सुन लेंगे, मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप कह रहे हो कि सुन लीजिए। बोलिए डॉक्टर रागिनी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आज़ादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ महिला जनप्रतिनिधियों को बोलने का अवसर दिया गया है। मैं इसके लिए आपको सदन में बैठी सारी जो महिला प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता में 50% की भागीदारी रखने वाली हमारी आदि शक्ति का रूप मेरी माताओं और बहनों की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आज सर मौका मिला है तो बोलने दीजिए। नहीं वो तो बाद में शुरू होगा, अभी नियम 56 पर बोलिए। 56 पे बोलिए। नहीं, वो फिर जिस समय डिबेट शुरू करा देंगे तो सब तरफ से बोलने का अवसर मिलेगा। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कार्रवाई को कर दूँ। सबमिशन ये था कि अगर महंगाई वाली कल वाली जो पेंडिंग है वो पहले ले ले मानूंगा। चलिए आप उसको बाद में बोल लीजिएगा, वो तो मैं समय दूंगा अलग से। तो ये जो निर्धारित, आप किस पर बोल रही हैं? 56 पे बोल रही हूँ मैं। 56 पे भी धन्यवाद देना। चलिए एक मिनट सुन ले। महंगाई वाली पहले ले रहे हैं, तब तक सूचना आ जाएगी। अभी असल में कौन? अच्छा, तब तक सूचना आ जाएगी, जो आपने बोला तब तक सूचना आ जाएगी उसकी। महंगाई वाली अभी तुरंत बात बोल रहे हैं। अब इसके बाद सुन लेंगे, मना नहीं। मानिए आपका सूचना है तो सुन ले, नहीं तो फिर सूचना आ जाएगी। सूचना तब तक आ जाएगी, सूचना नहीं। अब इसके बाद आपको सुन लेंगे। जो श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, इसके बाद सुनेंगे, सुन लेंगे, सुन लेंगे। आज प्रिविलेज है, महंगाई जैसे गंभीर विषय सुन लेंगे ना, सूचना आ जाए। जो नियम 56 में मुझे अपनी बात का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज पूरा देश और खासकर हमारा प्रदेश महंगाई के दंश से ग्रसित। पूरे देश में लगभग हमारी जो महंगाई दर है वो 7.56% और यूपी में इस देश की प्रतिशत से भी ऊपर 8.46% की महंगाई दर। मैं एक गृहिणी हूँ अध्यक्ष जी, और सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर असर महंगाई का कहीं पड़ा है तो रसोई में पड़ा। पूरी अर्थव्यवस्था घर की चरमरा चुकी है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने। किसी ने बहुत जरूरी बातचीत करनी है तो लॉबी में जाकर कर ले प्लीज, यहाँ सुनने दीजिए। बताइए। 70 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई के दौर से ये देश और प्रदेश गुजर रहा है। आज अगर हम बात करें रसोई की तो साग सब्जी की महंगाई 13.23% बढ़ी है। सरसों का तेल जो 80 रुपए में था वो 200 रुपए के पार चला गया। दूध जितने पदार्थ है, दही हो, छाछ हो, उन सब पर आज कई गुना दाम उनका भी बढ़ गया। सबसे ज़्यादा मुश्किल पौष्टिक भोजन बनाकर एक गृहिणी को अपने परिवार को स्वस्थ रखने की सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में। और जो सबसे बड़ी समस्या है, उज्ज्वला योजना इस भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी योजना लेकर आए थे 2019 में। उस वक्त गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे। उस पे
पे सब्सिडी देने की भी बात कही थी, पर जैसे ही 2019 का चुनाव समाप्त हुआ, मुझे याद है बड़ी बड़ी मीटिंगों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे कि ये योजना इसलिए लाई गई है ताकि जो वर्षों से महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही हैं और जो आंसू उनके निकल रहे हैं उनको पोंछने के लिए ये योजना लाई। पर मैं आज पूछना चाहती हूँ, वो 400 रुपये का सिलेंडर जब भराती थी और आज जब वो 1000 से 1200 का सिलेंडर भरा रही है, तो जो खून के आंसू वो गृहिणी रो रही है उसको कौन पोंछेगा? उसका सीधा असर अगर पड़ रहा है तो हमारी रसोई की अर्थव्यवस्था पर। आज महिलाएं जिन्होंने सिलेंडर लिए भी थे, एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। IICE की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 85% उज्ज्वला लाभार्थी अभी भी खाना चूल्हे पे ही बना रही। उन्होंने सिलेंडर खरीदने की उनके पास कैपेसिटी नहीं रही। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। उसके बाद करीब 2 जून की रोटी कमाता है अध्यक्ष। एक किसान जो खून पसीने की कमाई से गेहूं उगाता है, आपने उसको MSP तो दी नहीं जो उससे वादा किया था, उसकी लागत और बढ़ा दी। खाद, कीटनाशक, हर चीज में दाम में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा असर उसके लागत पे पड़ा। और जब वो अपनी लागत के अनुपात अपने ही उगाई फसल को बेचने जाता हम नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें, चाहे वो ईंट हो, सीमेंट हो, बालू हो, हर चीज के दाम बढ़ गए, तो वो ना घर बना सकता है, ना सूखी रोटी खा सकता है, और कपड़े पर भी GST लग गई। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस देश की, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ है महंगाई का, और मैं ये नहीं समझ पाती कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं जो अमीर थे अमीर होते जा रहे हैं, पर जो गरीब था वो आज गरीब होता चला जा रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला उनके पास है कि वो देश के नंबर 1-2 रैंक के उद्योगपति बन जाते हैं, पर वही फॉर्मूला इस देश के गरीब आदमी को अगर प्रदेश के मिल जाएगा तो शायद इस प्रदेश की भी सूरत बदल जाएगी। मैं आपसे मांग करती हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कृपया इस पे चर्चा कराएं, इसको ग्राह्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। अच्छा, माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मोना जी ने महंगाई के ऊपर ये कहा है। वैसे तो मुख्यतया जो 22 वस्तुएं आवश्यक हैं मनुष्य के लिए, जीवन के लिए, उन पे केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है। राज्य सरकार का जिन पर नियंत्रण होता है उन पे वो ऐसी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उन पर राज्य सरकार भी नियंत्रण करती है। मैं उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे अभी किसानों का जो मुद्दा उठाया, तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी और हमारे आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया, एक वैट का हिसाब यदि देखें तो डीजल किसानों से ही संबंधित है। वो पूरे देश में लगभग सबसे कम उत्तर प्रदेश में वैट लगता है डीजल पर। ये हमारे हाथ में है। बाकी तो कंपनियां तय करती हैं डीजल का, पेट्रोल का भाव, केवल वैट राज्य सरकार के हाथ में होता है, वो हमारा सबसे कम है। दूसरे नंबर, यदि महंगाई की, जैसे आदरणीय मोना जी ने कहा है, रसोई के लिए आप स्वयं ही कह रही हैं 1,70,00,000 महिलाओं को फ्री देने के बाद 12 सिलेंडर उनको लगातार एक साल में 200 रुपये सब्सिडी के साथ भी दिए जा रहे हैं। गरीब महिलाओं को जिनको वो दिए गए हैं उज्ज्वला कनेक्शन, उनको 12 सिलेंडर भी 200 रुपये सब्सिडी के साथ दिए जा रहे हैं। इसलिए
ये बात तो एक जो आपने कही थी, ये हमारा जो गैस सिलेंडर देने का सरकार का अर्थ है, एक महिलाओं की आंखों की रोशनी की बात, तो उनको ये भी किया जा रहा है। जहां आपने हमारा ये होता है जो थोक विक्रेता हैं और खुदरा विक्रेता हैं, 1955 में जो एक्ट बनाया भारत सरकार ने, वो शर्करा एवं खाद्य तेल निदेशालय के द्वारा कंट्रोल होता है उनका। तो खुदरा तेल के लिए उन्होंने स्टॉक किया है जो 30 क्विंटल एक व्यक्ति रख सकता है, और जो थोक विक्रेता है वो 100 क्विंटल रख सकता है। इसी तरह से ये तेल के अलावा तिलहन के संबंध में वो 100 क्विंटल रख सकता है खुदरा वाला, और जो थोक वाला व्यापारी है वो 2000 क्विंटल रख सकता है। इनके अलावा हमने जो चेकिंग करवाई पूरे उत्तर प्रदेश में, 8 बड़ी बड़ी फर्मों के यहाँ छापे डाले गए, उनके खिलाफ FIR हुई है और उनको जेल भी भेजा गया है। उनके विरुद्ध हमने कठोर कार्रवाई की है। दूसरे नंबर, जैसे आपने सब्जी की बात कही, ये बहुत सी प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा के ऊपर भी होता है। कभी सब्जियां लग रही हैं, नदी में एक साथ गर्मी में पानी आ गया, सब्जियां बह गई, तो उनका इसलिए सब्जी के भाव भी कभी सस्ते कभी महंगे इसलिए हो जाते हैं। बाकी जहां सब्जी की बात है, अब वैसे तो मैं तो ये नहीं समझता हूँ, क्योंकि मोना जी जिस परिवार से हैं वो लंबे समय से एक राजनीतिक परिवार है। आप क्यों किसानों का, छोटे किसान ही तो सब्जी उगाते हैं, उनका क्यों विरोध कर रही हो आप? उन्हें तो बेचारों को सब्जी बेचने दो, उनका भी तो कल्याण होने दो। अब जब कभी भी बात आती है तो उनका भी आप लोग ये विरोध करते हैं। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था, अब ऐसी चीज़ें जो राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे अब के राजस्थान में काफ़ी हद तक पिछली बार हमारे यहाँ से भूसा चारे का गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये हमारे माननीय पशुधन मंत्री जी ने किया। इस जिलों में वहाँ ये पाबंदी लगवा दी गई कि हमारे जिलों से बाहर भूसा न जाए। यदि उस समय भूसा बहुत तेज हो रहा था, तो जो हमारी सरकार के, राज्य सरकार के नियंत्रण की चीज़ें हैं, उन पे हमने पूरा नियंत्रण करने की कोशिश की। जहाँ आपकी ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आपको अच्छी तरह याद होगा, कि गरीब आदमी के घर में दीपावली और होली के अवसर पर उनको सिलेंडर भी मुफ्त दिए जाएंगे, ये भी घोषणा की गई थी। तो गरीब आदमियों की तो ये सरकार सबसे ज़्यादा हिमायती है ही। मकान बना के हम दे रहे हैं, सिलेंडर मुफ्त हम दे रहे हैं, और इसके अलावा आपको अच्छी तरह से पता है कि इतने लंबे समय से केंद्र सरकार 35 किलो, आपको एक कार्ड पे 35 किलो केंद्र सरकार अनाज दे रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 5 चीज़ मुफ्त दी हैं। ये लगातार इतने सालों से दी गई हैं, पूरे विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ जैसा हमारे देश में और हमारे प्रदेश में दिया गया है। ये तो उदाहरण है। तो गरीब आदमी भूखा कहाँ सो रहा है? ये तो उदाहरण है पूरे विश्व में। एक ऐसी महामारी में जिसमें साइकिल से लेके हवाई जहाज तक बंद रहे हों, ऐसी महामारी में भी एक व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरा। ये कहीं एक रिपोर्ट विपक्ष ने भी कहीं ये नहीं कहा है कि कोई आदमी भूख से मरा हो। तो इसलिए महंगाई की बात जहाँ है, हमारी सरकार पूरी सतर्क है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की नहीं है। औलख जी बैठिए, औलख जी बैठिए। अनुरोध है कि आप ये मान्यवर अग्राह्य कर दिया जाए। मैंने श्रीमती मोना मिश्रा को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं आते, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। डॉक्टर रागिनी, आप अपनी बात को कहिए। अरे अभी आपकी डॉक्टर रागिनी को बुला लिया ना उसमें महिलाओं वाले में, प्लीज बोलिए, बताइए। उसके बाद वो भी लेंगे जो आपने सूचना दी, वो भी लेंगे। अब सुनेंगे, सबको सुनेंगे। के माध्यम से मैं
जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार है, दुष्कर्म है, उस पर सबकी नज़र को ले जाना चाहती हूँ। आज जिस तरीके से चाहे वो छात्राएं हो, जो बच्चियां हो, जो स्कूल जाने वाली, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। एक महिला जब अपने घर में है तो घर में लखनऊ में सैरपुर निवासी एक बच्ची, एक छात्रा अपने स्कूल से लौट रही थी। उस दौरान गाड़ी से 4 युवक आए, उन्होंने एक पदार्थ सुंघा करके उसे बेहोश कर दिया और उसे लेकर के चले गए। 1 महीने तक उसे बंद करके रखा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एक दिन अचानक से खिड़की खुली हुई थी, उसको मौका मिला और वो वहाँ से भाग करके निकल करके आई, अपने परिवार के पास पहुँची। बहुत ही बुरी स्थिति में थी वो। उसने जा करके जो सबसे नज़दीकी थाना था, मणियाव का थाना, वहाँ पर उसने अपनी कंप्लेन को लिखवाने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी भी वहाँ के जो पुलिस प्रशासन और अधिकारी थे उन्होंने उसको नहीं लिखा और उन्हें बोल दिया कि आप सैरपुर के निवासी हैं, आप वहाँ पे जाइए। जब वहाँ पे भी वो गई तो उस बच्ची की वहाँ पे भी कंप्लेन को नहीं लिखा गया और वहाँ पे भी इसको बोला गया कि ये इस पे जांच करी जा रही है, आप सही बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, ऐसी बातों को किया गया। और उसी के कुछ दिन बाद उस बच्ची का वो दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ और जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद FIR को नोट किया गया। क्या यही है भाजपा की सरकार? आज हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? और ये तो सिर्फ एक घटना है अध्यक्ष महोदय, मैं और भी जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। नियम 56 में वो जो स्पेसिफिक घटना बोली जाती है, स्पेसिफिक घटना है और एक आपने बता दी ना, उसको सुना पूरा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि रामपुर थाने में 2 युवतियों को लेकर के उनका 13 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। साथ ही साथ अगर हम जनपद लखनऊ में कृष्णनगर थाने में देखें तो वहाँ पे एक युवती की हत्या कर दी गई है कि उसमें नियम 56 में एक स्पेसिफिक घटना की सूचना दी है। भाषण में आप जो मर्जी बोल दीजिएगा, वो आपको अवसर मिलेगा, आप उसको कहने। नियम 56 में आदरणीय अध्यक्ष जो मेरी बात सुनिए, मैंने आप उसका उसकी जब तक सूचना नहीं होगी तब तक उत्तर क्या आएगा? सूचना के साथ ही उत्तर आएगा। तो मुश्किल से नहीं मिला, बड़ी आसानी से मिला। मुश्किल तो पहले से, आज तो आसानी से मिला। नहीं, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं यहाँ पे उपस्थित सभी को बताना चाहूँगी कि किस तरीके से ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 25 वर्षीय महिला का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप किया गया। थाना मऊ जनपद चित्रकूट में एक मोहल्ले में 4 वर्ष की बच्ची के साथ अपहरण करके दुष्कर्म किया गया। अखागा कोतवाली जनपद फतेहपुर में 16 वर्ष की बच्ची का अपहरण किया गया। अगर हम देखें तो आज 10 सितंबर की बात है, थाना चौबेपुर जनपद कानपुर देहात के पास खेल रही 5 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आज जनपद फतेहपुर में एक 15 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जो एक स्पेसिफिक घटना माननीय मंत्री जी डॉक्टर रागिनी मुझे बताई है, आप उसके ऊपर माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहिए। माननीय मंत्री जी। ये आपके जो ग्राह्यता पर जो हमारी बहन ने बोला है, उसमें हम केवल 2 बातें ज़रूर कहना चाहते हैं। आपने स्वयं भी इस बात का संज्ञान लिया कि नियम 56 में केवल एक घटना हो, सुनिश्चित हो, तात्कालिक हो, उसके ऊपर उसी की बात। लेकिन ये कि एक तो जनरल बात आपने 2 बातें कही कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध और सज़ा की बात है, उसमें हम खास तौर से इस बात को कोट करना चाहते हैं कि सरकार ने जितनी भी घटनाएं हुई अगर संज्ञान में आई तो उसमें उसी के अनुपात में सज़ा भी उसकी मुकर्रर की है। सज़ा भी वैसी ही दी है। अगर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कहीं पर अपराध हुआ है तो सरकार हमेशा पीड़ित के साथ खड़ी हुई है। अपराधियों के खिलाफ जो 0 टॉलरेंस की बात कही थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दिलाने में आगे बढ़ी है और हर प्रकार से इस बात की कार्रवाई करने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, दोबारा इस प्रकार की घटना न हो। लेकिन वर्षों से जो बहुत दिनों से जो चली आ रही व्यवस्था को रोकते रोकते भी मान्यवर जो परिस्थिति पैदा हुई, उसने भी पिछली सरकारों के मुकाबले में काफ़ी कुछ बेहतर परिणाम देने की कोशिश की है।
ये सही है मान्यवर, हमने जो महिला हेल्पलाइन है 181 के अंतर्गत 4.84 लाख महिलाओं को, बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई है मान्यवर, 4.84 लाख लोगों को। मिशन शक्ति के माध्यम से मान्यवर हमने 8 करोड़ 90 लाख लोगों को, पुरुष और महिलाओं को, सभी को जागरूक करने का प्रयास किया है। और हर तरह से जो साइबर क्राइम है मान्यवर, जो साइबर क्राइम की बात भी आई थी, उसमें 1930 नंबर एक साइबर क्राइम के लिए दिया कि जो कभी भी किसी वक्त भी कोई महिला इसके ऊपर नंबर डायल करके 24 घंटे तक, 24 घंटे में इसकी सहायता प्राप्त कर सकती है। मान्यवर, ये जो महिलाओं के संबंध में 17 से लेकर 22 तक जो हमारा कुछ आंकड़ा है, ये हम कहीं आपको भेज दें, इसका पूरा विवरण भी भेज दें कि जो अपराध पंजीकृत हुए और जो अपराधों के बारे में जो अभी तक हमने जो कार्रवाई की है, ये हम आपको भेजे भी देते हैं। और वैसे भी हम इसको सदन के सामने, हम परसों भी इस बात को लाए थे और आज हम फिर से उस बात को कहिए दोहरा दें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी बात भी आई, उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, पूरी बात आ जाए बनवा, वही मैंने कहा, सबसे ज़्यादा 59.1% सज़ा उत्तर प्रदेश में दिलाई गई है। और ये कुल महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं, जो देश में, पूरे देश में अपराध हैं, उसमें 7713 मामलों में सज़ा कराई गई बात। और बाकी राज्यों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश का ग्राफ सज़ा कराने में सबसे ऊपर है। बिहार में 53.1% है सज़ा का ग्राफ, राजस्थान में 45.2 है, मध्य प्रदेश में 33.5 है और छत्तीसगढ़ में 30.9 है। ये कुल मिलाकर हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा है सज़ा दिलाने के मामले में, जितने भी महिलाओं के मामले आए सामने। आपने एक फतेहपुर, गोरखपुर, मऊ और रामपुर, इन घटनाओं के बारे में खास तौर से अपने भाषण में इस बात को उल्लेख किया है मान्यवर। ये हम आपको जानकारी दे दें रामपुर की घटना की आपने कोट की थी। इसमें क्राइम नंबर 456/22 में 354 खा 506 धारा आईपीसी तथा 67 आईटी एक्ट के तहत सरकार बनाम अखिलेश आदि 8 अभियुक्त, जिसमें 5-6 नाम पता अज्ञात, पंजीकृत किया गया। और उसमें 161 में के बयान में जो पीड़िता के बयानों की वीडियोग्राफी की गई, पीड़िता और तथा वीडियोग्राफी में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया गया। उसमें अभियोग उपरोक्त 164 का भी बयान हुआ। 164 के बयान के आधार के ऊपर जो अभियुक्त आए उसके तहत अखिलेश पुत्र बाबू, नीरज पुत्र विक्की, नीरज उर्फ विक्की पुत्र कलुआ, सोनू पुत्र गजराम, रोहताश पुत्र रामकिशोर, संजीव उर्फ लल्ला पुत्र फूल सिंह, रोहित पुत्र सोनाथ, समस्त निवासीगण ग्राम लांबाखेड़ा, थाना टांडा, जनपद रामपुर को 20/9/22 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ये अपने आप में जहां कहीं पर भी जो भी घटना किसी प्रकार की अगर हुई तो उसमें कार्रवाई ज़रूर हुई। ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई में किसी प्रकार की कोताही करते हों। और ख़ास तौर से महिलाओं के मामले में तो 164 का बयान एक ऐसा है कि उसको इंडिपेंडेंटली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने जो भी बयान देते हैं उसकी अपने आप में जल्दी कोई काट नहीं मिलती। अगर उसमें ज़्यादा कोई सपोर्टिंग एविडेंस न भी हो तो भी उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इसलिए उसमें कोई कार्रवाई में हीला हवाली का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके साथ ही मान्यवर, क्योंकि मान्यवर एक ही घटना के बारे में होना चाहिए, अब जो भी कही है
अब हमारे पास जो इस समय सूचना है तो अगर हमें थोड़ा समय दे देंगे तो हम आज ही दोपहर के बाद चलिए इसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन सूचना आ जाएगी तो उसका जवाब दे देंगे। एक गोरखपुर के बारे में भी एक बात कही थी, उसका हम जवाब दे देंगे दोपहर के बाद, हम आज ही दे देंगे। बताइए डॉक्टर। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें शायद आप सत्य से अनजान हैं कि थानों पर सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हुए हैं, वहाँ कोई थानेदार नहीं बैठे हैं। और साथ ही साथ आज इस समय रक्षक भक्षक बन चुका है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उसमें जब एफआईआर की फरियाद लेकर के एक बेटी, एक माँ और एक बहन जा रही है तो उसकी एफआईआर में देरी की जा रही है। जहाँ पे जिन थानों पे इस तरीके के केस हुए हैं और एफआईआर में देरी की गई है, क्या सरकार उन लोगों के अगेंस्ट कोई कार्यवाही करेगी? माननीय मंत्री। मान्यवर, जरूर करेंगे। और जहाँ जहाँ इस प्रकार की लापरवाही संज्ञान में आई है सरकार के, वहाँ पर कार्रवाई भी मैंने कहा ना उसी अनुपात में हुई है। एक साथ 302 का मुकदमा हो चाहे 364 का हो, अगर किसी थानेदार ने लापरवाही की तो उसको सस्पेंड कर भी किया गया। एक मामले में 10-10 लोगों को सस्पेंड किया गया। कल भी एक गोंडा का मामला आया था, 10 लोगों को उसमें सस्पेंड किया गया और 302 का मुकदमा भी उसके खिलाफ लिखा गया। तो ऐसा नहीं है कि किसी मामले में भी अगर सरकार के संज्ञान में कोई बात आती है तो कार्रवाई उसमें जरूर होती है। और आगे भी हम आपको आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरी तरीके से उसमें कार्रवाई जरूर होगी। मैंने डॉक्टर रागनी को सुना, मैंने मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 में नहीं आते, इसलिए अग्राह्य करता हूँ। जो एक सुबह नियम 311 में सूचना दी थी, मैं बैठिए डॉक्टर रागनी प्लीज बैठिए। वो उन्होंने कहा सूचना देकर शाम अभी दोपहर तक आपको देंगे। इसमें भी अधिकारियों के अगेंस्ट आप लिख के दे दो, उसकी जानकारी होगी, कार्रवाई होगी। बताइए आप क्या नाम है? पूजा। आपका नाम पूजा है? पूजा, राइट। पूजा बोलिए प्लीज। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया गया। और मैं माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ पर अपने पार्टी से माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि बेरोजगारी इस समय चरम की स्थिति पे है। छात्र छात्राएं जो ग्रेजुएट हैं वो भी बेरोजगार होकर घरों पर बैठे हैं। उन्हें अगर प्राइवेट नौकरियां भी दी गई हैं तो वो बहुत कम सैलरी पे काम